नमस्कारम। मैग्नस कार्लसन और नाकामुरा के बीच जो फाइनल हो रहा है मैग्नस कार्लसन टूर का, उसका जो डे 6 पहुँच चुके हैं हम लोग अभी, उसमें इतना एक्साइटिंग मोड आ चुका है कि कभी नाकामुरा जीतते हैं, कभी कार्लसन जीतते हैं। आज तक मुझे लगता है जितने भी ऑनलाइन टूर्नामेंट्स हुए हैं, इतनी बार मैग्नस कार्लसन टोटल टूर्नामेंट्स में भी नहीं हारे होंगे जितने बार नाकामुरा ने उनको इस पर्टिकुलर फाइनल में उन्होंने हराया है। सो ये एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है देखा जाए तो चेस वर्ल्ड के लिए। और जिस हिसाब से उनके गेम्स हो रहे हैं क्यूजीडी पे, बर्लिन पे और जो आज का जो गेम हम देखने वाले हैं जो कि निम्सो इंडियन से स्टार्ट हुआ था, ये सभी बहुत ही बढ़िया गेम हुए थे। खासकर जो फर्स्ट गेम जो हुआ डे 6 पे, वो आज हम देखने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन गेम हुआ था। तो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कि क्या सिचुएशन ऐसे थे जहाँ पे नाकामुरा को थोड़े से प्रॉब्लम्स आने लगे और मैग्नस कार्लसन ने बहुत ही बढ़िया सैक्रिफाइस देके वो गेम जो है जीत लिया। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विकली गेम। D4 खेला यहाँ पे, नाइट ऑफ 6 C4 E6, नाइट टू C3, बिशप B4 E3। जहां तक मैंने सभी गेम्स चेक किए थे तो निम्सो इंडियन बहुत ज्यादा नहीं खेला है लोगों ने। इनमें जो ज्यादातर गेम्स हुए वो क्यूजीडी पे हुए यानी क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, या फिर अगर नाकामुरा व्हाइट है तो बर्लिन पे ज्यादातर गेम्स है, जो कि रॉयल ओकेस का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही सॉलिड वेरिएशन है, राइट। सो E3 जो कि रूबिनस्टन वेरिएशन है। अगर हम निम्सो इंडियन की बात करें तो यहाँ पर E3, A3 और क्वीन C2, ये तीन बहुत फेमस लाइंस हैं। उसके अलावा BG5 और नाइट F3 भी जा सकते हो। लेकिन अगर हम E3 की बात करें तो आफ्टर कैसलिंग यहाँ पर BD3 खेला मैग्नस कार्लसन ने। हालांकि जो मेन लाइन है वो नाइट G2 है और नाइट G2 में आप D6 D5 जा सकते हो मेनली। लेकिन इसमें और एक थोड़ा अलग तरह से खेलने के लिए आया था जो कि एक हिसाब से थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, वो C6 था। जिसमें मुझे याद है मेरा एक रैपिड में गेम हुआ था संकल्प गुप्ता के साथ नागपुर में। तो उसमें मैंने A3, बिशप A4 और C5 खेला था, जो कि बहुत ही अच्छा ट्राई है। अगर आपके बोर्ड पर कभी ऐसा पोजीशन आता है तो डेफिनेटली आपको चेक करना पड़ेगा। मेनली आइडिया ये होता है कि C8 का जो बिशप है वो हमेशा इजीली डेवलप ना हो, और ये एक अच्छा पोजीशन लगता है जो कि फाइनली मैं जीता भी था बाद में। लेकिन अगर हम बहरहाल इस गेम की बात करें तो फिफ्थ मूव पे उन्होंने BD3 खेला था और जो निम्सो इंडियन का जो नाइट G2 मेन लाइन है उसको उन्होंने नहीं किया था। BD3 का आइडिया बहुत सिंपल है कि व्हाइट नाइट F3 शॉर्ट कैसल और ये सब करना चाहता है। वो चाहे तो नाइट E2 भी आ सकता है, राइट। सो यहाँ पे C5 खेला, नाइट GE2। अब यहाँ पर आप देखिए कि आफ्टर नाइट G2 D5 A3, बिशप इंटू C3, बी कट C3। देखा जाए तो ये सैमिश में ही हम लोग आ गए हैं, बिकॉज जैसे ही बिशप B4 आता है मूव नंबर 3 पे, और अगर आप A3 जाते हो बिशप कट C3, बी कट C3, तो उस वेरिएशन में व्हाइट जो है कभी F3 खेल के फिर E4 ट्राई करने की कोशिश करता है, जिसमें ब्लैक जो है वो D5 खेलता है। लेकिन इसमें व्हाइट ने F3 कमिट नहीं किया है, सो एक ये अच्छी बात है। और फ्यूचर में आप बिशप B2 भी जा सकते हो इसमें। भले ही पॉन यहाँ पे डबल लग रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई एक पॉन एक्सचेंज होने वाला है। तो ओवरऑल एक ये ठीक-ठाक पोजीशन है और अभी तक मैं बोलूँगा कि इस एक हिसाब से थ्योरेटिकली है। तो डी कट C4 मारा यहाँ पे, बिशप कट C4, क्वीन C7। अब E2 नाइट के कारण एक बात अच्छी है कि आपका C3 जो है वो स्क्वायर प्रोटेक्टेड है। मतलब आप बिशप D3 चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, बिकॉज़ कुछ वेरिएशंस में जब नाइट E2 नहीं होता है तब जो थ्रेट है वो C इंटू D, क्वीन C3 चेक होता है। अब A1 मर रहा है और अगर आप बिशप D2 खेलते हो तो क्वीन D3 मरता रहेगा उसमें। सो इस वक्त वो भी थ्रेट नहीं है, तो एक ये प्लस पॉइंट है मैं बोलूँगा नाइट E2 पे रखना। सो बिशप A2 खेला यहाँ पे। हालांकि उन्होंने बिशप जो है वो लॉन्ग डायगोनल पे मेंटेन किया A2 और G8 पे, B6 शॉर्ट कैसल, बिशप A6। अब यहाँ पर जो है बिशप आप B7 पे भी मेंटेन कर सकते हो, बट फिलहाल जो है ब्लैक वो इस डायगोनल में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए कि स्पिन के कारण उसको कभी ना कभी रोक E1 भी खेलना पड़ेगा। सो यहाँ पे बिशप B2 खेला, नाइट C6, रुक C1। मैं जब ये गेम एनालिसिस कर रहा था या मैं चेक कर रहा था कि इसमें क्या थ्योरेटिकल कुछ नया तो नहीं आया हुआ है, तो मैंने देखा था कि ये रुक C1 तक तो बहुत थ्योरेटिकल मूव्स हैं और बहुत सारे गेम्स हो चुके हैं। लेकिन जो दूसरे चॉइस थे वो रुक E1 भी खेल सकते थे। रुक A8 खेला यहाँ पे, C4। फाइनली व्हाइट ने ये बात क्लियर कर दिया कि जो C3 पे जो पॉन था जिसके कारण ये बिशप बंद था और वो इतना कुछ नहीं कर पा रहा था इस डायगोनल में, उसको उन्होंने ओपन कर दिया। हालांकि उसके कारण हुआ ये कि अब ये बिशप
जो है वो बंद है। लेकिन जैसे ही आप इसको c इंटू डी फोर ई इंटू डी फोर मारोगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो हैंगिंग पॉन्स हैं, इनको हम लोग चेस की भाषा में यही टर्म यूज करते हैं। तो अब दिक्कत ये है कि इनमें सबसे इजीएस्ट यही हो सकता है व्हाइट के लिए कि आप d5 पुश कर दो, और उसमें होगा ये कि बाद में ये दोनों डायगोनल ओपन हो जाएंगे। भले ही एंड गेम में 2 वर्सेस 1 रहेगा, क्वीन क्वीन साइड में ब्लैक के लिए एक पॉन एक्स्ट्रा रहेंगी, लेकिन आपका डी पॉन आपके लिए हमेशा एक असेट रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने बहुत ही अलग तरह से चेस खेला, और आप देखिए आगे क्या हुआ। क्वीन e7 खेला यहाँ पे, डेफिनेटली हमको चेक करना चाहिए कि रूक की फाइल में मेजर पीसेस रहेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमको कुछ एक अच्छा प्लान ढूंढना पड़ेगा व्हाइट की तरफ से, बिकॉज अगर आप नेचुरल मूव्स दोगे तो अगर एक बार रुक d8 वगैरह आ जाता है तो ब्लैक के पीसेस जो है वो बहुत ही सही जगह पे हैं। दोनों पॉन्स को आप देख सकते हैं कि टारगेट कर रहा है हमेशा ब्लैक, और इजीली उसको प्रेशराइज कर सकता है और ज्यादा, बिकॉज आप नाइट a5 भी जा सकते हो और c4 पॉन प्रॉब्लम में आ सकता है। सो यहाँ पे मैग्नस कार्लसन एक बहुत ही बढ़िया और नेचुरल अटैकिंग मूव खेला d5। अब इस एक मूव से इतना कुछ होने नहीं वाला है, बिकॉज फॉलो अप आपको देखना जरूरी है, राइट। सो e इंटू d5 मारा एंड रूक e1। डेफिनेटली आप यहाँ पे पॉन इंटू पॉन नहीं मार सकते हो, बिकॉज सिंपली बिशप इंटू e2 मर रहे हैं। सो यही उनका आइडिया था रूक e1 अभी खेलने का, बिकॉज वो एक पॉन सैक्रिफाइस देके उनका जो मेन कोशिश है वो यही है कि मेरे पीसेस जो है वो एक्टिव हो जाए, राइट। सो यहाँ पे बिशप c4 खेला। बिशप c4 के बाद यहाँ पे व्हाइट ने नाइट g3 खेला, क्वीन पे अटैक है फिलहाल। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे क्वीन बचा लिया d8 पे। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात नोटिस करने लायक है कि इस बार मटेरियल की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, राइट। अगर आपके पीसेस एक्टिव है, आपके पास एक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो एक या दो पॉन कोई बड़ी बात नहीं है जब आप अटैकिंग साइड में होते हो तो, राइट। तो आपको उतना डेयरिंग तो दिखाना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे बिशप b1 खेला व्हाइट ने, और वो दूसरा पॉन भी दे दिया। मतलब थोड़ी देर पहले, 4-5 मूव पहले, जब हमारे पास दोनों पॉन थे c4 और d4 पे, तो उन्होंने दोनों पॉन सैक्रिफाइस देके इन दोनों बिशप्स को एक्टिव कर लिया। और अभी आप देख सकते हैं कि a2 का बिशप b1 आ गया है, मतलब h7 पे डेफिनेटली नेचुरल टारगेट है। हालांकि अगर हम देखें तो जहां पे उन्होंने क्वीन d8 खेला था, वहां पे एक वेरिएशन ये भी चेक करना चाहिए हमेशा कि बिशप इंटू a2 मारा तो क्या हो रहा है, बिकॉज उसके बाद रुक इंटू e7, नाइट इंटू e7, बिशप f6 आ सकता है, मे बी जी कट f6 फोर्स्ड, एंड देन क्वीन d2 आ सकता है। इसमें आप देख सकते हो कि व्हाइट के पास अभी भी a2 पे अटैक है, h6 आ रहा है, वो नाइट h5 आके आप g7 पे मेट क्रिएट कर सकते हो, इवन नाइट f6 और क्वीन h7 भी आ सकता है। सो बहुत कुछ हो सकता है इसमें, और बैक रैंक का थोड़ा इशू है, बट वो इजीली हैंडल कर लेगा भाई। सो ये एक अच्छा पोजीशन लग रहा था। हालांकि कभी कभी हमको ये चेक करना चाहिए कि जब हम गेम में होता है तो बहुत बार हम ये अवॉइड कर देते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि इस वक्त अगर हम मटेरियल की बात करें तो व्हाइट के ब्लैक के पास दो पॉन, एक रुक और एक बिशप है क्वीन के लिए, जो कि हेल्दी है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन किंग का पोजीशन इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो बहरहाल उन्होंने गेम में क्वीन d8 खेला था, बिशप टू b1, b5। अब ब्लैक जो है वो कोशिश कर रहा है कि c4 का बिशप और सॉलिड हो जाए, और फ्यूचर में जब ये प्रोटेक्टेड होगा तो आप d4 भी खेल सकते हो, जिसके कारण एटलीस्ट ये बिशप बंद हो जाएगा। और अगर एक पॉन देके फिर से कोई पीस एक्सचेंज हो जाता है तो आई थिंक वो ब्लैक के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज ब्लैक ऑलरेडी दो पॉन अप है। सो किसी भी कंडीशन में अगर इन तीन पॉन्स को मार के व्हाइट ने एक पॉन ही दिया है इधर, तो भी ब्लैक इक्वली रहेगा, इसमें वर्स तो नहीं हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जैसे नाइट f5 खेला, अब ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो रही है, क्योंकि अब इसमें दिक्कत ये है कि आप हमेशा याद रखिए कि जब भी नाइट f5 पे होता है या c5 पे होता है व्हाइट के लिए, और ब्लैक का नाइट जब c4 और f4 पे होता है सक्सेसफुली वहां पर है वो, तो डेफिनेटली ऐसे पोजीशंस में आपके पास चांसेस होते हैं, राइट। सो यहाँ पर d4 खेला, जैसे कि हमने बात की थी कि वो एक बिशप को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ब्लैक। और नाकामुरा ने पूरे जो मैंने फाइनल देखा है उसमें उन्होंने कुछ कुछ ऐसे अनबिलीवेबल गेम्स उन्होंने डिफेंड किए जो कि मैग्नस के अगेंस्ट नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होते हैं, राइट। तो उनका मोमेंटम तो अच्छा चल रहा था एक्चुअली। सो क्वीन d2 खेला यहाँ पे। आइडिया बहुत सिंपल है कि व्हाइट जो है वो क्वीन g5 या f4 पे लाने की कोशिश कर रहा है क्वीन को, और जब आप अटैकिंग साइड में होते हो तो आपको डेफिनेटली ये चेक करना चाहिए कि जो आपके मेजर पीसेस हैं वो कैसे जल्दी से जल्दी ओपोनेंट के किंग के सामने आ जाएंगे, तो उससे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। बिशप e6 खेला यहाँ पे। यहाँ पे हम एक छोटा सा वेरिएशन देख लेते हैं कि अगर उन्होंने
यहाँ पे क्वीन B6 ऐसा कुछ मूव खेला होता, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली नाइट इनटू G7 जा सकते हो, जिसमें कि अगर आप किंग इनटू G7 मारते हो तो क्वीन चेक, किंग H8 फोर्स्ड, क्वीन इनटू F6, किंग G8। और अभी ये पोजीशन मुश्किल लग रही है बहुत। आप चाहो तो इसमें सिंपल एक थ्रेट है, क्वीन G5 चेक, किंग H8 और क्वीन F5 आ सकते हो, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिंपली H7 पे मेट लगा है। अगर आप इसमें किंग G7 खेलते भी हो तो भी मेट हो रहा है, क्वीन इनटू H7, किंग टू F6 एंड क्वीन H6। सो क्वीन तो डेफिनेटली आप नहीं हटा सकते, और ऐसी बातें हमेशा नोटिस भी करनी चाहिए कि अगर आपके सब पीसेस एक पर्टिकुलर जोन में चले जाएंगे, मतलब जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि सी फाइल में 3 पीस हैं, क्वीन भी आप B6 पे लोगे, तो उसमें दिक्कत हो सकती है कि किंग साइड बहुत ही फास्ट अटैक आ जाए। तो बिशप E6 खेला, और एक बहुत ही क्लियर कट मूव था कि नेक्स्ट मूव शायद वो मारने वाले हैं। यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा था ये पोजीशन, तो हालांकि गेम में उन्होंने यहाँ पे रुक C5 खेला, बट जब मैंने एनालिसिस में चेक किया था तो क्वीन F4 एक इंटरेस्टिंग मूव था, और डेफिनेटली क्वीन F4 के बाद अगर आप वो मारते हो उसको, तो बिशप इंटू F5, रुक C7 एंड देन बिशप इंटू D4 एक आ सकता था। ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन था जो कि हमको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। लेकिन गेम में उन्होंने रुक C5 खेला, जो कि मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा था, बिकॉज अगर आप इसको अभी मारते भी हो डायरेक्टली F5 पे, जैसे कि आप अभी मार देते हो, तो इसमें दिक्कत ये है कि बिशप इंटू F5 के बाद आप जैसे रुक B8 खेलोगे तो C6 मर रहा है, और अगर आप C7 खेलोगे तो इसमें मैं रुक A C1 आ सकता हूँ, इवन रुक इंटू B5 भी पॉसिबल था। लेकिन ये पोजीशन डेफिनेटली व्हाइट को लग रहा है कि इसमें प्रेशर तो है। लेकिन रुक C5 को उन्होंने यहाँ पे बिशप इंटू F5 नहीं मारा, और एक नॉर्मल मूव खेला A6। अब ये ऐसा पोजीशन है जहां पे आप देखिए कि उन्होंने एक सिंपल पॉन बचाने की कोशिश किया है। नाकामुरा 2 पॉन अप है, ये 6th डे का फर्स्ट गेम है, और उसके पहले के स्कोर में जो 5 डेज हुए थे उसमें नाकामुरा 1 पॉइंट के लीड से आगे हैं। तो डेफिनेटली ये गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने देखा था तो उन्होंने टाइम भी ठीक ठाक यूज किया था। मतलब एक रैपिड गेम में अगर आप 1-1.5 मिनट एक मूव पे यूज कर लेते हो तो ये उतना कम नहीं है। सो उनको डेफिनेटली पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और मैं अगर मेरी बात करूं तो नेचुरली जब मैं देख रहा था ये गेम, तो विद इन मतलब 10 टू 15 सेकंड्स मैंने ये मूव देखा था कि नाइट इंटू G7, किंग G7, क्वीन चेक, किंग H8 और क्वीन H4। लेकिन मैंने बहुत आगे नहीं देखा था कि रुक C6 आके बिशप D4 आके और उधर मेटिंग थ्रेड्स लग रहे हैं। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने क्विकली नोटिस कर लिया वो, और डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके पास सिचुएशन था, और ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी होता है, हमको लगता है इंट्यूशन से कि सैक्रिफाइस आ रहा है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं कभी कभी कि रिजल्ट के कारण या और किसी कारण के कारण या टाइम के कारण, या हमारे हमारे पास उतनी जो डेयरिंग है वो नहीं है। तो डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स में ये बात नोटिस करने लायक होती है कि वो चांसेस को हमेशा लेने की कोशिश करते हैं, भले ही उसमें रिस्क हो, राइट। सो नाइट इंटू G7 मारा यहाँ पे, किंग इंटू G7, क्वीन G5 चेक, फोर्स था सभी, किंग H8 एंड देन क्वीन H4। अभी आप देखिए इस पोजीशन में व्हाइट सिंपली एक पीस डाउन है, और उसके पास ज्यादा कुछ है भी नहीं, एक पीस और एक पॉन डाउन है एक्चुअली। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे बोलते हैं ना, पावर ऑफ 2 बिशप्स, राइट, पावर ऑफ बिशप पेयर। तो ये देखिए आप दोनों की दोनों ही किंग साइड अटैक कर रहे हैं, राइट। तो उनका पावर और ज्यादा बढ़ जाता है, और लॉन्ग रेंज पे है वो दोनों। उसके बाद C5 का जो रुक है वो कभी भी शिफ्ट हो सकता है इस साइड में, मतलब रुक ये जो है, जैसे मैं देख रहा था कि तानिया ने भी बोला था 24 के एनालिसिस के टाइम पे कि रुक C5 सिर्फ इस पे अटैक नहीं कर रहा था या डबल नहीं कर रहे थे, आप कभी ना कभी रुक लिफ्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे जो है रुक G8 खेला है गेम में एक्चुअली, बट जब मैं एनालिसिस देख रहा था तो पीटर लिको ने शायद रुक E8 सजेस्ट किया था। शायद उन्होंने भी एनालिसिस देखा था या नहीं मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन रुक E8 उन्होंने बोला था, जिसमें कि अगर हम आगे देखें तो मैंने कुछ मूव्स जो है वो चेक की थी इंजन से कि क्या यहाँ पे क्या डिफेंस है, क्योंकि जो डिफेंस दिख रहा है एक्चुअली वो इतना आसान नहीं था किसी ह्यूमन प्लेयर के लिए शॉर्टर टाइम, मतलब रैपिड गेम में कैलकुलेट कर लेना, बिकॉज इसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। मुझे लगता है शायद ये किसी ने कवर किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, जहां तक मैंने जितने भी एनालिसिस देखे कल से किसी ने ये वेरिएशन नहीं दिखाया था। सो रुक E8 के बाद यहाँ पे अगर हम G3 खेलते हैं
तो किंग G8 ये बहुत ही डिफिकल्ट मूव है। ऐसे सिचुएशन में जब आपके किंग पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, आप अगर किंग की मूव्स करोगे, तो ये एक हिसाब से मैं बोलूँगा कि कंप्यूटर टाइप मूव है। आप ह्यूमन प्लेयर के लिए कम टाइम में इतना जल्दी सोच लेना आसान नहीं है। सो यहाँ पे आप जो है क्वीन H6 आ सकते हो, बिशप टू D5, रूक E8, क्वीन E8 और फाइनली आप देखिए यहाँ पे कि अ, अगर हम ओके आप क्वीन F6 नहीं मार सकते हो बिकॉज़ चेक में B1 मर रहा है, और सॉरी मेट ही हो रही है सीधी, B1 की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप F6 नहीं मार सकते हो। और अगर आप रूक D1 रूक D5 मारते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा उस वक़्त ईज़ी लग रहा था, मतलब रूक D5 में, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। क्वीन E1 आप जा सकते हो जिसमें किंग G2 फोर्स्ड है एंड देन क्वीन इनटू F2। ये नोटिस करना मुझे लगता है ह्यूमन प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल था रूक E8 के बाद वाले वेरिएशन में। रूक E8 किंग G8 आके क्वीन E1, क्योंकि इस वेरिएशन में जैसे अभी फोर्स्ड है ये नाइट G4 चेक, किंग टू F3, नाइट इनटू H6 एंड आफ्टर रूक C5 ये पोजीशन अभी भी प्लेएबल है। मैं बोलूँगा दोनों साइड के लिए, राइट? खासकर ब्लैक के लिए, बिकॉज़ ब्लैक उस वक़्त बहुत मुश्किल में लग रहा था और अगर ये गेम वो ब्लैक से ड्रॉ कर लेते तो डेफिनिटली नेक्स्ट गेम मतलब अगले 3 गेम में से उनके पास 2 बार व्हाइट आते, तो वो एक अच्छी बात हो जाती उनके लिए। सो हालाँकि मैंने जैसे बोला कि ये बहुत ही डिफिकल्ट था मूव ढूँढना बोर्ड पे। तो क्वीन H4 के बाद उन्होंने यहाँ पे रूक G8 खेला एंड देन रूक इनटू C6। अब रूक इनटू C6 में दिक्कत ये है, वैसे उनका आइडिया बहुत क्लियर है कि उनको D4 मारना है और C6 का नाइट D4 को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो आफ्टर रूक इनटू C6, बिशप इनटू D4, मुझे लगता है ये जो पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अभी बचाना, लेकिन उसके बावजूद नाकामुरा ने वहाँ पे रिज़ाइन नहीं किया या फिर बहुत ही जल्दी गिव अप नहीं कर दिया, उन्होंने पूरा गेम खेला। और टाइम प्रेशर में आप देख सकते हैं कि बहुत बार अच्छे-अच्छे प्लेयर से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं और हमने ऑलरेडी देखा है कि नाकामुरा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ न कुछ गेम्स उन्होंने ऑलरेडी बचाए मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट। जैसे कि उन्होंने 5th डे पे जो एक गेम हुआ था उसमें वो क्लियर बॉन्ड डाउन थे और मैग्नस कार्लसन हम जानते हैं कि एंड गेम में बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो पोजीशन बचा लिया था। सो हम लोग वापस गेम की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने बिशप इनटू D4 मारा, यहाँ पे किंग G6 खेल दिया, G7 खेला सॉरी उन्होंने। अब रुक G6 वगैरह भी नहीं खेल सकते हो जस्ट क्योंकि बिशप इनटू G6 आ रहा है, FG6 एंड बिशप इनटू F6 ये कंप्लीटली लॉस्ट है। सो किंग G7 खेला, क्वीन इनटू H7 चेक, ऑफ कोर्स आप उसको मार नहीं सकते हो बिकॉज़ पेन है ये। और यहाँ पर जैसे किंग F8 खेला, क्वीन H6 चेक एंड देन आफ्टर किंग E8 बिशप इनटू F6 मार दिया। सो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि आफ्टर बिशप इनटू F6 यहाँ पे क्वीन A5 खेला, क्वीन इनटू E1 थ्रेट है यहाँ पे, क्वीन E3। यहाँ पर बहुत जरूरी था कि क्वीन को वापस ले लिया जाए बिकॉज अब इस वक्त इस पोजीशन में इधर कहीं से कुछ किंग है नहीं, तो आप उधर अटैक नहीं कर सकते हो, तो उधर क्वीन रखने का कोई पॉइंट नहीं है। और आपको ऑलरेडी पता है कि ठीक है आप एक्सटेंड डाउन हो बट आपके पास 2 एक्स्ट्रा पॉन है और सबसे अच्छी बात व्हाइट का किंग जो है वो बहुत ही अच्छा है, ब्लैक का किंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। तो क्वीन E3 खेला उन्होंने यहाँ पे, क्वीन B6, क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप रुक के थोड़ा चेक कर सकते हो कि कैसे आप इसको अवॉइड करोगे। तो मैग्नस कार्लसन ने बहुत क्विकली नोटिस कर लिया कि यहाँ पे एक रुक D1 आ रहा है बिकॉज़ आप क्वीन इनटू E3 तो नहीं मार सकते, सिंपली नीचे मेट हो रहा है। सो रुक D6 खेला उन्होंने मेट बचाने के लिए। बिशप D4, क्वीन C6, बिशप E4, क्वीन C4 और यहाँ पर एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि अभी भी ब्लैक के पास कुछ तो चांसेस हैं बिकॉज D4 का जो पिन है वो बहुत डेडली लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने बहुत ही इजीली रिलीज कर दिया सब कुछ एंड उन्होंने H3 खेला। यहाँ पर एक बात नोटिस करनी चाहिए कि आप G3 जैसे मूव नहीं खेलो तो अच्छा है बिकॉज उसमें ओपोनेंट के पास लाइट कलर बिशप है और उस स्क्वायर को वैकेट करके कोई फायदा ज्यादातर नहीं रहेगा। सो उन्होंने H3 खेला यहाँ पे, किंग D7। ऑफ कोर्स बिशप इनटू H3 जैसे मूव्स हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वीन की फाइल में किंग है, क्वीन इनटू H3 हमेशा पॉसिबल है। क्वीन इनटू H3 हम डायरेक्टली तो नहीं मारेंगे तो भी चलेगा इसमें, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वीन इनटू H3, रुक इनटू D4 एक पॉसिबिलिटी है इसमें, लेकिन उससे भी अच्छे मूव्स अवेलेबल थे जैसे कि हम बिशप C6 चेक दे सकते हैं एक यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्वीन इनटू H3, बिशप किंग टू D8, बिशप B6 चेक, किंग C8 और अब हम खेल सकते हैं रुक इनटू D6 इसमें।
सो ये बहुत ही ज़्यादा विनिंग लग रहा है। सो बिशप इनटू h3 एक्चुअली नहीं आ रहा था, तो उन्होंने h3 पे किंग d7 खेला और किंग को निकाल लिया उन्होंने जो क्वीन के फाइल से। तो यहाँ पे रुक d2 खेला और व्हाइट का आइडिया बहुत क्लियर है कि जो पीसेस अनसपोर्टेड है, ठीक है, अभी एक चेक आ रहा है, लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले ही स्क्वायर बना के रखा है किंग के लिए h3 खेल के, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बैक रैंक उन्होंने पहले ही बचा लिया, अब बाकी जो बचे हुए पीसेस हैं वो भी वो डिफेंड कर रहे हैं। तो रुक e8 खेला यहाँ पे, एक इनडायरेक्ट थ्रेट के लिए यहाँ पे किंग h2। अब क्वीन c1 भी चेक नहीं है, यानी बहुत ही इजीली उन्होंने रिलीज कर दिया पोजीशन। और जैसे ही उन्होंने bd5 खेला, बिशप f5 चेक, बिशप टू e6, और नाकामुरा शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रिपीट करेंगे, लेकिन डेफिनेटली मैग्नस कार्लसन को इतना कॉन्फिडेंस था इस पोजीशन में कि भले ही वो एक्सटेंड डाउन है, लेकिन उनका जो एक तो मटेरियल भी उनके पास अच्छा खासा है, 2 पॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दैट इज किंग का पोजीशन। तो bd3 खेला यहाँ पे उन्होंने। अभी आप क्वीन इंटू d4 नहीं मार सकते बिकॉज यहाँ पे सिंपली बिशप b5 आ रहा है एंड रोक इंटू d4 टेक्स, और ये शायद आराम से कन्वर्ट कर लेंगे वो कुछ मूव्स में। सो यहाँ पे bd3 को उन्होंने एक क्रूशियल मिस्टेक कर दिया गेम में, क्वीन a4 खेल दिया उन्होंने। हालांकि मुझे लग रहा था गेम में कि शायद c6 फिर भी चल सकता था कुछ कंडीशंस में, लेकिन क्वीन a4 के बाद ये गेम जो है कंप्लीटली लॉस्ट है। तो उन्होंने बहुत ही जल्दी यहाँ पे बिशप e5 खेला, रुक पे अटैक है, और अगर आप रुक d5 खेलते हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली एक चेक आ रहा है a7 पे, क्वीन a7। और अब आपको फर्क दिखेगा कि क्वीन a4 और क्वीन c6 में क्या फर्क था, बिकॉज अभी आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप d8 या c8 कहीं भी जाते हैं तो क्वीन c7 मेट हो रही है। और यहाँ पर आकर नाकामुरा ने जो है रिजाइन कर दिया था फर्स्ट गेम में, और उसके बाद मुझे लगता है 2 सेकंड और थर्ड ड्रॉ हुआ था, और फोर्थ गेम फिर से मैग्नस कार्लसन जीत गए थे। तो इस डे में, मतलब 6th डे में, जहाँ पे वो एक पॉइंट पीछे भी थे, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। और मैग्नस कार्लसन को सभी जानते हैं कि जब भी मस्ट विन सिचुएशन होती है तो वो ज्यादातर अच्छा उनका गेम और निखर के आता है, और डेफिनेटली उनके पास वो कॉन्फिडेंस भी है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया उन्होंने अभी तक दिखाया, बिकॉज हर बार ऐसा हुआ है कि मैग्नस का जैसे नाकामुरा फर्स्ट डे जीत गए थे, फिर सेकंड डे मैग्नस कार्लसन जीते, थर्ड डे फिर नाका, फिर मैग्नस, नाका मैग्नस, ऐसा शुरू है। अभी लास्ट डे बचा है 7th डे, जो कि इस टूर्नामेंट के फाइनल का पूरा जो 7 सेट्स का जो ये था, सेट था, पूरा टूर्नामेंट था, उसका फाइनल है। तो बहुत ही एक्साइटिंग होगा सभी चेस प्लेयर के लिए, और मुझे लगता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छे गेम्स हुए हैं, और सभी जितने भी मैं ट्वीट देख रहा हूँ या बाकी लोगों को नोटिस कर रहा हूँ, उन सबकी इच्छा है कि इन दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा गेम्स हो, ताकि चेस वर्ल्ड को, चेस प्लेयर्स को और ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स देखने मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गेम पसंद आया होगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि जब भी मेरे पास वक्त होता है, मैं अगर कोई भी नया वीडियो लेके आता हूँ तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि उस गेम को हम देखें, राइट। सो ये एक एनालिसिस बहुत ही मतलब मुझे लग रहा था कि ये गेम डेफिनेटली दिखाना चाहिए लोगों को, क्योंकि इसमें एक तो बहुत शार्प था, ओपनिंग चॉइस भी अच्छी खासी थी। उसके बाद जो नाइट इंटू g7 है, उसके बाद सीखने लायक बहुत कुछ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बीच बीच में पॉज करके और चेस बोर्ड लगा के आप देख सकते हो ये गेम, बिकॉज उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको वीडियो में कुछ लिमिटेशंस होती हैं और हम सब कुछ नहीं कवर कर पाते हैं, तो आपको एक एक मूव आप चेक करके कर सकते हो, और बहुत ही मजेदार गेम हुआ था। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय।